अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं धरती का सफ़र किस्त नंबर 99। मुअज़्ज़िज़ सामीन, ये इस दास्तान की आखिरी किस्त है। लाहौर के अखबारात में अब्बू की ड्रामाई वापसी और डायनासोर जानवरों की वादी के बारे में, जिसे जर्द वहशी देवताओं की वादी और मौत की वादी कहते थे, बड़ी सनसनीखेज़ कहानियाँ शाया हुई थीं। मेरे और प्रिंसेस इंदिरा के पुरखतर सफ़र के बाज़ तफसीलात पढ़कर लोग दंग रह गए थे, मगर इन कहानियों का आगाज़ 15 बरस पहले जर्मन मुहक्किक प्रोफेसर विलियम हर्श और नवाब नासिर हयात के सफ़र आसाम से होता था। उन कहानियों के इशारे से तारीख़ व आसार और तबक़ातुल अर्ज़ के शोबों में एक भूचाल सा आ गया। उस तारीख़ी ज़ियाफ़त के मौके पर जब अब्बू का जश्न वापसी भी था, नीज़ प्रिंसेस इंदिरा के साथ मेरी दावत वलीमा भी थी। अब्बू ने हज़ारों शहरियों की मौजूदगी में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम करने का ऐलान किया, जिसके लिए 20 लाख रुपये की रकम मुख्तस कर दी गई। मैं अपने सामीन की मालूमात के लिए बताता चलूँ कि ये रकम मेरे और अब्बू के अलावा उन मरने वाले साथियों के हिस्सों पर मुश्तमिल थी जिनका कोई वारिस नहीं था, या जो रकम तकसीम के बाद बच गई थी। अब्बू के नज़दीक कुदरत की तरफ से हमें मौत के सफ़र का जो इनाम दिया गया, उसका बेहतरीन मसरफ़ यही था कि उसे किसी तारीख़ी और तहकीकाती इदारे का क़याम अमल में आए। दूसरे रोज़ अखबारात में इसका जिक्र ज़रा तफसील से आया और मुतफ़िका तौर पर उसका नाम भी नासिर रिसर्च इंस्टीट्यूट तजवीज़ किया गया। प्रिंसेस इंदिरा को अपने हिस्से के अलावा हक़ मेहर का भी 1 लाख रुपये मिल गया था। निगार अम्मी, बड़ी मुमानी और दोनों मामू दूसरे दिन रामपुर लौट गए थे, जहाँ इन्हें अदा की रुखसती के सिलसिले में कुछ ज़रूरी इंतजाम करने थे। प्रोग्राम के मुताबिक हमें जुम्मा के रोज़ लाहौर से रवाना होना था। मियाँ बादशाह और अब्बू के कुछ दोस्तों के अलावा मेरे वो साथी भी बारात में शामिल थे जिन्होंने मेरे साथ मौत के रास्तों पर सफ़र किया था। इस सरगुज़श्त के आगाज़ में बता चुका हूँ कि जब अब्बू 5 साल इंग्लिस्तान और यूरोप में रहकर आए तो अम्मी ने घर की चौखट से पैर बाहर नहीं निकाला था, हत्ता कि दादा मियाँ और अम्मा भी के इसरार पर अपने मैके भी ना गईं। बाद अज़ां सफ़र आसाम के दौरान अब्बू को पेश आने वाले हादसे के बाद भी वो कभी हवेली से बाहर न निकली। उन्होंने खुद को लाहौर का पाबंद कर लिया था। अब अब्बू लौट कर आए थे और अम्मी भी मेरी बारात के साथ 15 बरस बाद रामपुर जा रही थी। ये इनकी ज़िंदगी का इंतहाई खुशगवार सफ़र था। सफ़र रामपुर का दिलचस्प पहलू यह था कि मेरी बारात का सफ़र था और प्रिंसेस इंदिरा इसमें शरीक थी, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि वही मेरी बारात लेकर रामपुर जा रही थी। इससे वापसी के बाद हम दोनों ने राजस्थान जाने और श्री महाराज साहिब जी से मिलने का प्रोग्राम बना लिया था। 2 रोज़ पहले उसने महाराज के नाम एक तवील चिट्ठी अरसाल की थी, जिसके साथ अपने हिस्से और हक़ महर की रकम भी बज़रिया डाक भिजवा दी थी। हम जुमा के दिन ट्रेन पर सवार हुए और दिल्ली पहुंच गए, मगर दिल्ली से रामपुर के लिए गाड़ी बदली तो प्रिंसेस इंदिरा अचानक अफसुर्दा और पसमुद्दा सी नजर आने लगी। मैंने पूछा, ये अचानक क्या हुआ तुम्हें? मालूम नहीं, एक कहीं की दिल घबराने लगा है। मैं हैरान हुआ और मेरे अपने दिल की बात जुबान पर आ गई। कहीं रोशन अरादा की घबराहट तो नहीं? वो हंसने लगी। अदा की क्या घबराहट होगी, मगर यूं ही मन कह रहा है रामपुर ना जाऊं। मैं कुछ परेशान सा हो गया। इसने मुझे देखा, बोली, मगर मैं रामपुर क्यों ना जाऊं? ना गई तो अदा बुरा मान जाएगी। ट्रेन दरिया जमुना का पुल अबूर करके अवध के सरसब्ज़ शादाब सरजमीन में दाखिल हो रही थी। मैं परेशान सा हो गया। इंदिरा का मन कुछ और कह रहा था, जुबान कुछ और कह रही थी। अदा की ना सही, उससे कोई घबराहट थी ज़रूर, क्योंकि रामपुर तक मैंने कई बार उसके चेहरे पर घबराहट के साए देखे, मगर जब हम स्टेशन पर उतरे जहाँ बहुत से लोग हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद थे, वो हशाश बेशाश नजर आने लगी। नाना नवाब अगरचे बीमारी और ज़ईफ़ी के बाइस अब्बू से मिलने लाहौर ना सके, मगर बारात के इस्तकबाल के रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। अब्बू से बगलगीर हुए, बड़े खुश थे। फिर अचानक बोले, प्रिंसेस इंदिरा कहाँ है? प्रिंसेस इंदिरा, और मैंने आगे बढ़कर सलाम किया तो नाना नवाब ने अपना बूढ़ा हाथ इसके सर पर रख दिया और कहने लगे, इंदिरा बेटी, वैसे तो सब कुछ कुदरत के इख्तियार में है, मगर कुदरत बाज़ बड़े कामों के लिए लोगों को चुन लेती है। नासिर नवाब की बाजियाबी और वापसी के लिए उसने तुम्हारा और अमजद का इंतखाब कर लिया था। इसीलिए जब हमें तुम्हारे और अमजद की शादी की खबर मिली, हम बहुत खुश हुए। अमजद के तुम्हारा इंतखाब भी उसी कुदरत ने किया है, मगर रोशन अरादा का इंतखाब हमारा है। तुम राजपूत राजकुमारी हो और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इंतखाब को कबूल करोगी। प्रिंसेस इंदिरा ने नाना नवाब के सामने सर झुका दिया। मैं रोशन अरादा को अपनी छोटी बहन समझती हूँ। खुदा तुम्हें सदा खुश रखे। इस तरह नाना नवाब ने रामपुर में मेरा और प्रिंसेस इंदिरा का इस्तकबाल किया। हवेली में पहुंचे तो वहाँ भी अदा की रुखसती से कहीं ज़्यादा खुशी अब्बू की वापसी की मनाई जा रही थी। रामपुर के इस नवाब घराने के साथ लाहौर के खोखर राजपूत घराने का पहला ताल्लुक अब्बू के ज़रिए कायम हुआ था। मेरी और अदा की हैसियत सानवी थी। अम्मी 15 साल के बाद अपने मैके आई थी। इन्हें भी हाथ लिया गया। घर के लोग अब्बू से मिल रहे थे, अम्मी को मुबारकबाद दे रहे थे और मैं मियाँ बादशाह को देख देख कर खुश हो रहे थे। सुरैया, प्रिंसेस इंदिरा और क्लारा आंटी को लेकर निगार अम्मी के यहाँ चली गई, जहाँ रोशन अरादा दुल्हन बनी बैठी थी। अगरचे रामपुर में हमें 1-2 दिन ठहरना और पीर की सुबह को लाहौर की तरफ वापसी थी, मगर निकाह की तकरीब हमारे जाते ही मुनक्किद हो गई और निकाह के बाद औरतों की तरफ से सबसे पहले प्रिंसेस इंदिरा ने मुझे मुबारकबाद दी।
फिर निगार अम्मी अबद की रस्म के मुताबिक मेरे पास कुछ तहफ़ लेकर आई। दरअसल इस शादी के ज़रिए उसने दोहरी खुशी की थी। मुझे अगर अपना बेटा बनाया तो रोशन अरादा को बेटी की तरह पाला था। दुल्हन भी उसके घर की थी और दूल्हा भी। वो यक बयक 2 मरहलों पर या 2 तजर्बों से या फिर 2 खुशियों से गुजरी थी। रामपुर में इतवार का दिन हमारी सैर व तफरीक के लिए वक्फ था। शाम को निगार अम्मी की तरफ से ज़ियाफ़त दी जा रही थी तो रात को छोटे मामू ने हमें नौटंकी दिखाने का प्रोग्राम बना रखा था। पीर को पहली ट्रेन से कूच था। निकाह की तकरीक के बाद हम कुछ देर के लिए दीवान खाने में आ बैठे तो प्रिंस इंदिरा जनान खाने से निकलकर मेरे पास आई और आते ही कहने लगी, अपने सफ़र से वापसी के बाद हम पहली बार रामपुर आए हैं, क्यों ना जंगल में साधु महात्मा से मिलाएं। मैं उसकी बात सुनकर उछल सा गया और ख़ुद भी साधु महात्मा से मिलने के लिए बेचैन था। मौत के सफ़र से हमारी कामयाब वापसी में साधु महात्मा का बहुत बड़ा हाथ था। उसने अपने ज्ञान प्रकाश से उन खतरों को भांप लिया जो हमें सफ़र के दौरान पेश आने वाले थे। फिर प्रिंस इंदिरा को विष्णु की कोड़ी थी जिसमें सांपों को राम करने और इनकी आंखों में आंखें डालकर मगलूब कर लेने का वस्फ था। मुझे शीशनाग का मन दिया जिससे सांप मरूब हो जाते हैं। ये उसी कोड़ी और इसी मन का जादू या मंत्र या कोई और जौहर था कि शुमाल मशरिकी सरहदी एजेंसी के आखिरी डाक बंगले में कालानाग हमसे खौफजदा होकर भाग गया और मौत की वादी में इंतहाई खतरनाक अजदहे के मुंह से कोई आतिशी पुकार न निकल सकी जिसकी जहरीली आग प्रोफेसर हर्ष इसके पांखू साथी को चाट गई थी, बल्कि वो अजदहा जो 15 बरस तक अबू के साथी को घेर कर बैठा था और उनकी निगरानी करता रहा हमसे डर गया। न हमारे सामने उसने कोई फूंक मारी, ना प्रिंस इंदिरा या मुझ पर हमला कर सका, उल्टा मेरी गोली का निशाना बना। यह सब कुछ साधु महात्मा के किसी इल्म का करिश्मा था या उसके दिए हुए तोहफों की कोई खूबी। बहरहाल जो कुछ भी था साधु महात्मा से उसका ताल्लुक था। प्रिंस इंदिरा ने इसका जिक्र करके मुझे चौंका दिया। प्रोफेसर असलम ने इंदिरा की तायद की, अगर गाड़ियों का बंदोबस्त हो जाए तो कल महात्मा जी से मिल लिया जाए। मैंने यकीन दिलाया गाड़ियों का बंदोबस्त हो जाएगा। हमारे साथ राना सफदर, विक्रम, हरनाम सिंह और बोधी ने भी जंगल में जाने की ख्वाहिश जाहिर की और प्रिंस इंदिरा जा रही थी तो इसके दोनों बॉडीगार्ड का भी साथ जाना ज़रूरी था। जंगल में से किसी शिकार का प्रोग्राम ही था, सिर्फ साधु महात्मा से मिलना, उसका शुक्रिया अदा करना मकसूद था। रामपुर में आए तो इसकी हाजिरी थी। मैं उस वक्त छोटे मामू से मिला और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। वो इस शर्त पर मान गए कि हम शाम से पहले बहरहाल लौट आएंगे। इतवार की सुबह हम मुँह धेरे ही रामपुर से निकले और जब सूरज तुलू हुआ जंगल के करीब पहुँच गए। रामपुर के शुमाल में जंगलों का जो सिलसिला फैला है वो मुख्तलिफ हल्कों में तकसीम है, जिनके साथ कहीं कहीं खेती बाड़ी भी होती है, मगर इन हल्कों से गुजर जाएं तो आगे जंगल ही जंगल मिले हुए हैं। सफ़र की रफ्तार तेज़ थी। आखिर गाड़ियाँ इस सड़क पर हो ली जो रामपुर सरकार ने शिकारियों, महकमा जंगलात के कारकुनों और मालो असबाब की नकल हमल के लिए तामीर कराई और जंगल के बीचों बीच गुजरती है। वो सड़क जंगल के बड़े हल्के जिधर से हमें जाना था चंद मील उधर मगरिब को घूम जाती और नैनीताल की तरफ निकल जाती है। हम उसे छूकर कच्चे रास्ते पर हो लिए और शुमाल की जाने बढ़ते रहे। घने जंगल का वो हल्का जहाँ विष्णु का मंदिर था उसी जानिब वो नेपाल की सरहद से कोई 2.5 मील इधर वाक़ था। मंदिर का रास्ता हमारा देखा वाला था। कोई 10 बजे मंदिर से निस्फ पौन के फासले पर रुक जाना पड़ा क्योंकि घने जंगल और झाड़ झनकार के बायस गाड़ियाँ आगे न जा सकती थी। गाड़ियों को लॉक करके वहीं छोड़ा और पैदल चल दिए। जंगल दिन को सोते रात को जागते हैं। हम सोते जंगल से गुजरने लगे। राना सफदर और विक्रम दोनों हमारे आगे आगे अपने हाथों में शाखों के पट खोलते चले गए। वो मंदिर का रास्ता जानते थे। किसी जानवर से मुठभेड़ तो नहीं हुई मगर हम मुसल्ला और हर खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। बोधी और हरनाम सिंह हमारे पीछे पीछे और दोनों बॉडीगार्ड साथ साथ चल रहे थे। पहली बार जब हम हाथियों के शिकार से लौटे तो जंगल में धुएं के किलकीने में चुकाया और मंदिर तक हमारी रहनुमाई की थी, मगर इस बार मंदिर का रुख किया तो इसके दूध कैसे धुएं की कोई लकीर निकलती दिखाई न दी। रास्ते भर मैं, इंदिरा, प्रोफेसर असलम साधु महात्मा ही के बारे में गुफ्तगू करते आए थे जो घने जंगल में दरिंदों और जानवरों के दरमियान तन्हा रहता था। उसकी दी हुई सौगातों के करिश्मे ने प्रोफेसर असलम को भी हैरान कर दिया था और हम इन्हीं सौगातों के बारे में साधु महात्मा से मालूमात हासिल करना चाहते थे। झाड़ झनकार खत्म होते जब पटीला घास की पट्टी नजर आई, प्रिंस इंदिरा लपक कर सबसे आगे हो ली। पटीला घास की पट्टी से आगे खुला मैदान था जो मंदिर के गिर्द कट रो की ऊंची बाढ़ तक फैला था। अगरचे हम सब साधु महात्मा से मिलने उसको शुक्र अदा करने आए थे जिसने किसी लालच या भेंट के बगैर ही हम पर बहुत बड़ी मेहरबानी की थी। अगर देखा जाए तो प्रिंस इंदिरा का हसीन तोहफा भी उसी ने अनायत किया था और इस एतबार से मैं उसका ज़्यादा ही ममनून था। लेकिन इंदिरा मुझसे भी कुछ बढ़कर बेचैन नजर आती थी जो तेज़ तेज़ कटरों की ऊंची बाढ़ की तरफ बढ़ रही थी। हम उससे 15-16 कदम पीछे रह गए। उसने बाढ़ का खुला पट बउजरत पार किया और मंदिर के सेन में दाखिल हो गई। हमने उसकी खुशी से कपकपाती और अकीदत में डूबी आवाज़ सुनी। उसने सेन में जाते ही साधु महात्मा को पुकारा था, महाराज कहाँ हैं आप? आवाज़ में अकीदत के साथ साथ एहसानमंदी का जज्बा भी लरसता महसूस हुआ। वो अपने मौसम के द्वार पहुंच गई थी जिसका ज्ञान प्रकाश कठिन रास्तों और मौत की वादी में भी हम दोनों की देखभाल करता रहा था।
मेरी रफ्तार भी तेज हो गई। इंदिरा की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उसी बात पर मुझे हैरत थी कि अचानक उसकी एक लर्जा खेज चीख बरमे की तरह मेरे दिल में सोराख करती अंदर धंसती चली गई। मैं राइफल संभाल कर भागा और कट रोक की भाड़ का पट अबूर करके मंदिर के सिर में पहुंचा। मेरे साथी पीछे पीछे भागे। जो ही मैं चबूतरे की तरफ मुड़ा, ये देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई कि प्रिंसेस चबूतरे पर मुंह के बल ढेर थी और मंदिर का शीशनाग उसके पास ही फर्श से कोई 3-4 फीट ऊंचा खड़ा फन फैलाए झूम रहा था। मुझे देखकर वो पुकारा, मगर कोई 1 फीट नीचे हो गया। मैं हैरत से इन्हीं कदमों रुक गया। इंदिरा के जिस्म में कोई हरकत ना थी। मुझे महसूस हुआ कि शीशनाग ने उसे डस लिया है और मेरा अंदेशा गलत ना था। औंधे मुंह पड़ी इंदिरा के चेहरे की हल्की सी झलक दिखाई दी। इसके नाक से खून के कतरे गिर रहे थे। ये मंजर देखकर मैं पागल हो गया। इंदिरा को आवाज़ दी, वो ना बोली। साधु महात्मा को पुकारा, कोई जवाब न मिला। मेरी आवाज़ें सुनकर सांप उसी तरह फन फैलाए मंदिर के दरवाजे की तरफ मुड़ा जो पट खुला था। अब इसने दरवाजे की हरकत की थी कि मैंने राइफल सीधी करके लबलबी दबा दी। होलनाक धमाके से सोया हुआ जंगल अर्ज उठा और शीशनाग के फन के चीथड़े उड़ गए। वो चबूतरे के फर्श पर गिरा। चंद सेकंड तड़पने के बाद जिस्म की हर जुम्बिश जाती रही और ख़त्म हो गया। मैं भागकर चबूतरे पर पहुंचा। प्रोफेसर मेरे साथ थे। प्रिंस इंदिरा का जिस्म सीधे रुख किया तो नथनों से खून के कुछ कतरे और गिरे। विष्णु मंदिर के नाग ने उसकी गर्दन पर डसा था और इतना सिरुल असर था कि जहर इसकी शिद्दत से दिमाग की रग फट गई थी। मैं अजीज जान इंदिरा के चेहरे पर मौत की छाया देखकर लर्ज गया। साफ नजर आ रहा था कि उसकी आत्मा जिस्म खाली कर गई है। फिर भी मैं पागलों को तो झिझोड़े आवाज़ें देने लगा, मगर मेरे हाथों में प्रिंस इंदिरा की बजाय इंदिरा का मुर्दा शरीर था। प्रोफेसर ने मेरे हाथ पकड़ लिए। मैंने उनकी आंखों से आंसू गिरते देखे और समझ गया कि सब कुछ खत्म हो चुका है। इंदिरा मुझसे छीन ली गई है। ठाकुर अजीत सिंह और रघु राय लपक कर ऊपर आ गए। चबूतरे के पास ही मेरे 2 साथी इस इंतहाई अलमनाक हादसे पर हक्का बक्का हैरान और परेशान दम बखुद खड़े थे। मैं गम के अंधे जोश में उठा और चिल्ला चिल्ला कर साधु महात्मा को पुकारने लगा, मगर दूरों नजदीक से कोई आवाज़ न आई, कोई जवाब न मिला। राइफल उठाने चबूतरे की सीढ़ियां बूद करके मंदिर के खुले दरवाजे पर पहुंचा। अंदर झांका। अंदर विष्णु और लक्ष्मी की मूर्तियां मौजूद थी, मगर साधु महात्मा नहीं था। चबूतरे पर पटीला घास की चटाई बिछी थी। पीतल की गागर भी एक तरफ पड़ी थी और कांसी का गिलास भी पहली बार जहां देखा था वहीं मौजूद था, लेकिन साधु महात्मा कहीं मौजूद ना था। शायद वो हरिद्वार चला गया था जहां से आया था। मेरे जिस्म का रुआ रुआ कांप रहा था। ये बात समझ से बाला धरती कि विष्णु के मंदिर से उसे सांपों से महफूज रखने के लिए विष्णु की कोड़ी मिली, जिसके जौहर की वजह से सांप उसका हुक्म मानते थे। फिर वो उसी मंदिर में शीशनाग के जहर का लुकमा क्यों बन गई? बदहवासी के आलम में मेरी नज़र उसकी गर्दन पर दौड़ गई तो गर्दन में वो नीली रेशमी डोर नहीं थी जिसमें विष्णु की कोड़ी पुरोई उसकी सांकी के दरमियान आवेजा रहती थी। वो कोड़ी मौजूद ना पाकर मैं चौंक गया, क्योंकि प्रिंसेस उसे दिन रात अपनी सांकी में आवेजा रखती और सिर्फ नहाने के वक्त उतार कर कहीं रख देती थी। साधु महात्मा ने कहा था उस कोड़ी को हर वक्त गले में पहने रखे, मगर सफ़र से वापसी के बाद गालिबन ये समझ करके अब इसे कोई खतरा नहीं, कोड़ी उतार डाली, या वो कहीं गिर गई थी या गुस्ल करते वक्त गले से उतार कर कहीं रखी और दोबारा पहनना भूल गई। बहरहाल कोई भी बात हुई हो, साधु महात्मा की दी हुई सौगात उसके गले में नहीं थी। शायद इसलिए विष्णु मंदिर के नाग का वार इस पर चल गया था। मुझे याद है रामपुर की तरफ आते मैंने ट्रेन में कई बार इसके चेहरे पर घबराहट देखी थी और इसके अंदर की औरत कह रही थी वो रामपुर ना जाए, मगर मैं समझा था रोशन अरादासी मेरी शादी का ख्याल इसे परेशान कर रहा है। रामपुर में आकर उसने खुद ही साधु महात्मा से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी। न जाने उस वक्त उसे इंदिरा की आवाज़ क्यों ना सुनाई दे सकी। बहरहाल वो सानिया जो नहीं होना चाहिए था रूनुमा हो चुका था और मौत इंदिरा को मुझसे छीन कर ले गई थी। मुझे यूँ महसूस हुआ कि इसके साथ ही मैं भी ख़त्म हो गया हूँ और मेरे जिस्म में से भी जान निकल गई है। आधी जान तो निकल गई थी क्योंकि मैं इंदिरा की लाश के पास कश खाकर गिरा, फिर पता नहीं जानता कि क्या हुआ। मेरे साथी प्रिंसेस की लाश के साथ मुझे बेहोशी की हालत में गाड़ी में डालकर रामपुर लाए थे। होश आया तो मैंने अम्मी, निगार अम्मी और सुरई की चीखें सुनी जो प्रिंस इंदिरा की लाश पर रो रही थी। नाना नवाब की हवेली में सफ़े मातम बिछ गई थी। शादी वाला घर गिरिया की आवाज़ से गूंजने लगा था। सुना है रोशन अरादा की हालत देखी नहीं जाती थी, बिछाड़े खा खाकर गिरती थी। मियाँ बादशाह अब्बू, प्रोफेसर और मेरे दोनों मामू बड़े गमगीन और परेशान थे। राना सफदर के होश उड़ गए थे और दोनों बॉडीगार्ड की हालत गैर थी। बाजपुर का अंदेशा था कि जब विष्णु मंदिर वीरान था और वह एक साधु महात्मा या एक शीशनाग के सिवा और कोई नहीं रहता था, तो उन्होंने प्रिंसेस को तन्हा मंदिर में क्यों जाने दिया। रियासत में प्रिंसेस की हादसाती मौत का टेलीग्राम दे दिया गया और वहाँ से जवाब भी मौसूल हो गया था कि महाराज के एडी कांग अपने अमले के हमरा प्रिंसेस की लाश रियासत में ले जाने के लिए रामपुर पहुँच रहे हैं, जहाँ आखिरी रसूमात मैयत अदा की जाएंगी। ताबूत के साथ मुझे अब्बू और मियाँ बादशाह को आने की हदायत की गई थी, मगर मैं होश में आने के बाद भी बेहोश और पागलपन की बातें करता था। सुबह तक रियासत की 2 गाड़ियाँ एक बड़ी वैगन समेत रामपुर पहुँच गई और प्रिंस इंदिरा का ताबूत सरकारी एजाज़ के साथ वैगन में रख दिया गया। रोशन अरादा की रुखसती मुलतवी कर दी गई। हम तीनों बाप बेटा एक रियासती गाड़ी में बैठकर लाश के साथ ही रवाना हो गए। वहाँ मेरी हालत कुछ और ख़राब हो गई, जिस पर महाराज भी परेशान हुए। अखबारात के जरिए मेरे और प्रिंस इंदिरा के कारनामे हम दोनों से पहले वहाँ पहुँच गए थे।
4-5 रोज़ के बाद लाहौर वापसी हुई और मैं कई दिन डॉक्टर अहमद के ज़ेर इलाज रहा, तब कहीं जाकर हालत ठीक हो सकी। अम्मी और सुरैया चंद रोज़ के लिए रामपुर रही, क्योंकि रोशन आरादा की तबीयत पर भी इस हादसे का गहरा असर हुआ था। इस तरह हमारी खुशियों का चमन एक बार फिर ताराज हुआ और लोग एक बार फिर ताज़ियत के लिए हमारी हवेली में आने लगे, क्योंकि तकदीर एक हाथ से खुशियों की दफ बजाती है तो दूसरे हाथ से हादसों का खंजर भी घोंपती है। रात अगर खाने की मेज़ पर हमारे साथ होती हैं तो गम बिस्तर पर हमारा इंतज़ार करते हैं। अम्मी और सुरैया जल्द लाहौर लौट आईं। प्रिंसेस इंदिरा की मौत का सदमा भूलता ही ना था। अम्मी उसकी तस्वीर के सामने खड़ी होकर अक्सर रोया करती और कहा करती थी, कुदरत ने हमारी बहू की इतनी ही ज़िंदगी लिखी थी कि वो हमारी गुमशुदा ज़िंदगी ढूंढ लाए और मौत के सफ़र पर निकल जाए। कलारा आंटी भी उसे बहुत याद करती और अक्सर बेचैन हो जाती थी। प्रिंसेस इंदिरा की वफ़ात के 3 माह बाद कहीं रोशन आरादा की रुखसती अमल में आई और उसने मेरी ज़िंदगी का वो ख्वाब पूरा करने की कोशिश की जो इंदिरा की रहलत से पैदा हो गया था। मगर हर फर्द जो दुनिया से चला जाता है उसका ख्वाब पूरा नहीं होता। मियाँ बादशाह का ख्याल है दरख्त से वही पत्ता गिरता है जिसका गिरना पहले से मुकद्दर होता है और दरख्त पर गिरने वाले पत्तों की जगह खाली रह जाती है। तो ये है मेरे एक होलनाक सफ़र की सरगुज़श्त जो प्रिंस इंदिरा के जिक्र के बगैर आगे नहीं बढ़ती थी और उसकी मौत के साथ ख़त्म हो रही है। इस वक्त अपने कमरे में बैठा जब मैं इस दूर कलमबंद कर रहा हूँ, शिद्दत गम से मेरा कलम थर्रा रहा है। ये रुदादे सफ़र लिखने का मशवरा प्रिंसेस इंदिरा ने ही दिया था, मगर क्या खबर थी कि मुझे अपने सरगुज़श्त का ख़ात्मा उसी की मौत पर करना पड़ेगा। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, धरती का सफ़र अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपको ये दास्तान कैसे लगी अपनी आरा का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज़।